हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक इंजीनियर्स पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर रहा था, केमिकल वाटर हमारे पैरामीटर्स थे। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम जो हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर में 3 पार्ट थे, फिजिकल और हमारा बायोलॉजिकल था और हमारा क्या था, केमिकल था। ठीक है, तो अब हमने फिजिकल और केमिकल पढ़ लिए थे पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स देखेंगे वाटर के। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि हमारा ऐसी कोई भी चीज हमारे वाटर में जो भी हमारे मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे बढ़ने में, या मतलब उनके उनके लिए खाना बन सकती है या उनके लिए रहने के लिए जगह बन सकती है, तो वो बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकल थिंग्स होती हैं। ठीक है, हम उसी पे हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या कितना बायोलॉजिकली मैटर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर 2 टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आती है बात कि मैंने आपको ऑर्गेनिक मैटर के टाइप आपको आपके केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आपको बता दिए थे। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं ये देखूंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा किस तरीके से डिकम्पोज करता है हमारे फूड को, जो हमारा ऑर्गेनिकली जो हमारे किचन से या हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है उसमें काफी ज्यादा मात्रा हमारे ऑर्गेनिक मैटर की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड को कितने टाइप से मतलब खा सकते हैं। मतलब टाइप होते हैं इसमें एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है, एरोबिक क्या होता है कि अगर हमारा बैक्टीरिया है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारा है, अगर वो हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एरोबिक रिएक्शन होगी वहां पे। ठीक है फ्रेंड, एरोबिक में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट रहेंगे जो क्या करेंगे, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोबिक रिएक्शन हो जाएगी। और कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन के भी क्या कर देते हैं, उसको क्या ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ द रिएक्शन इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड द एनारोबिक रिएक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा एरोबिक में क्या था, हमारे एंड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके स्टेबल होते हैं, मींस वो ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होते हैं या ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाएं। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में कुछ ऐसे कंपाउंड या कुछ ऐसी थिंग्स बनती हैं जो क्या कर देती हैं, रिएक्शन कर देती हैं, फ्लेमेबल होती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये इनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी अगर कुछ फूड कंज्यूम करेगा तो उसका वेस्ट तो जनरेट होगा, तो जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें जो जनरेट हो रहा है वो स्टेबल है, इसमें जो जनरेट हो रहा है एनारोबिक में वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया कितने क्लासिफाई। देखिए हम पहले डिसाइड करते हैं हमारे बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारे, एक बोलते हैं कोकाई, जो थोड़ा हमारा स्मॉल सर्कुलर टाइप के होते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। पहला होता है कोकाई, दूसरा होता है बेसिलस, जो किस टाइप के होते हैं, ऐसी फ्लैकी साइड, जिनकी शेप कैसी होती है, फ्लैकी। इस शेप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैकी शेप। फिर होता है स्पिरुला, इसकी शेप कैसी होती है, ट्विस्टिंग रॉड टाइप की होती है, जैसे रॉड को इधर से ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो इसकी शेप कैसी होती है, ट्विस्टेड रॉड की तरह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या हो जाएगा,
सबसे पहला नंबर हो जाएगा कोकाई, दूसरा नंबर हो जाएगा बेसिलस, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा स्प्रिला। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का नेचर कैसा है, किस बेसिस पे मतलब बैक्टीरिया हमारा कैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या हो जाएगा हार्मलेस बैक्टीरिया, जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं जो हमारे लिए। कुछ हमारे बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो हमारे स्टमक के लिए भी, गट्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, डाइजेशन को रखते हैं, तो हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करते हैं, जिनके कारण क्या हो जाती है हमको डिजीज हो जाती है। जो हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई पे अब हम देखते हैं जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी तो हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा था, तो हमारा हो रहा था एरोबिक रिएक्शन हो रहा था। ठीक है फ्रेंड, और जो हमारा विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था उसे प्रोसेस क्या नाम बोलते हैं हम एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द सप्लाई पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे दो टाइप से इनको डिवाइड कर दिया गया है, पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं एरोबिक में CO3-2 और NO3-। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये इनके यहाँ एंड प्रोडक्ट्स कैसे रहते हैं अल्कोहल होता है, गैसेस होती हैं H2S और CH4 मीथेन, तो ये हाईली फ्लेमेबल होती है, तो क्या होता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अब हमारा तीसरा टाइप क्या है बैक्टीरिया के। हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया में दो टाइप पढ़ लिए थे। हमारा क्या दो टाइप हमने कौन कौन सा पढ़ा था, दो टाइप पढ़ा था हमने एरोबिक और दूसरा पढ़ा था हमने एनारोबिक। और हम तीसरा देखते हैं इसमें कि हमारा क्या दिया हुआ है। तीसरा इसमें दिया हुआ है कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या है, अच्छा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की एक खासियत ये होती है कि ये दोनों कंडीशन में वर्क कर सकता है। आपके पास ऑक्सीजन हो और चाहे ना हो। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तो हमारा ये एरोबिक की तरह वर्क करेगा, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी तो हमारा एनारोबिक की तरह वर्क करेगा। तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो दोनों टाइप से रिएक्शन करता है, कैसे एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टेस्टिंग काउंट ऑफ पैथोजेंस इन लेबोरेटरी, कि हम किस तरीके से काउंट करते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि कोई हम लोग वाटर को टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ पैथोजेंस या उनकी अमाउंट कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये पानी हमारे लिए पीने लायक है या नहीं है, या हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम देखते हैं कि टेस्टिंग किस प्रकार से इनकी की जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेजुअली वी कंडक्ट द टेस्ट टू डिटेक्ट द काउंट ऑफ द कॉलीफॉर्म्स। Coliform is the harmless, but there the presence indicate the presence of the pathogenic microorganism। इसके ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब है कि हम एक्चुअली डायरेक्ट में टेस्टिंग में पैथोजेनिक बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है, कॉलीफॉर्म्स बोलते हैं जिनको, बैक्टीरिया का ही या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसको कॉलीफॉर्म बोलते हैं। वो हार्मलेस होता है, मतलब मीन्स वो हार्मफुल नहीं होता है। ठीक, कॉलीफॉर्म इज, बट जो कॉलीफॉर्म की जो प्रेजेंस है वो हमारी प्रेजेंस ये बताती है कि आपके वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी कई टाइप की टेक्निक्स हैं कि हम उनको कैसे देखते हैं। टेक्निक क्या है, सबसे पहला हमारा एक मेथड आता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, दूसरा है हमारा MPN और तीसरा है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वो MPN है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम फिर देखते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स में क्या होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स में सिंपल होता है कि वाटर सैंपल लिया जाता है, उसे पास करा दिया जाता है किससे, स्टेरलाइज मेम्ब्रेन से। एक हमारी स्टेरलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है, उसे पास करा दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको एक कैसा रखते हैं
एम एंडो मीडियम में रखते हैं। एम एंडो मीडियम क्या होता है कि हमारे जो भी हमने यहाँ से ही लिया वाटर सैंपल को जब पास कराया तो मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे, हमारे जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और फंस जाएंगे उसी मेम्ब्रेन को उठा के हम एक ऐसे चैम्बर में रख देते हैं जहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड 20 आवर्स के लिए वहां पे रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है ये उनकी एक एफिशिएंट कंडीशन होती है। ये मतलब मींस उनके लिए अच्छी कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए। सबसे एफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड 20 आवर के लिए जब वहां पुट कर उनको रख देते हैं वहां, तो अब फिर हम देखते हैं कि उनकी अगर ग्रोथ हुई होगी, अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो जाहिर से तो उनको जब अच्छी कंडीशन मिलेंगी तो ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जब ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो 20 आवर्स में उनकी ग्रोथ इंडिकेट होने लगेगी। अगर उनकी ग्रोथ अच्छी खासी इंडिकेट हो गई है तो हम एक तरीके से एक तरीके से, जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन है तो इस पे छोटे छोटे पैचेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पैचेस क्या बता रहे हैं, हमारी कॉलोनी को इंडिकेट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उतना ही बड़ा पैच होगा हमारा, मतलब उतना ही बड़ा उनका क्या होगा, कॉलोनी टाइप में वहां पे ग्रो हो जाएगी, जैसे फंगस ग्रो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि काउंट द नंबर ऑफ विजिबल कॉलोनीज, तो हम देख लेंगे कि कितनी विजिबल कॉलोनी हमको दिख रही है। जितनी ज्यादा कॉलोनी होगी मीन्स उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा एम्पियन क्या होता है। एम्पियन यहाँ आता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे तीन टेस्ट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर में 3 टेस्ट होते हैं हमारे। क्या होते हैं, एक होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एमपीएन में तीन टेस्ट होते हैं हमारे, मतलब एमपीएन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक होता है हमारा प्रिजम्पटिव टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक होता है हमारा कंफर्मेशन टेस्ट और एक होता है हमारा कंफर्मेशन टेस्ट और एक होता है हमारा कंप्लीट टेस्ट। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रिजम्पटिव टेस्ट में क्या कह रहा है। हमारा प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक 10 ml वाटर का, रॉ वाटर का सैंपल ले लेते हैं। कैसा सैंपल लेते हैं, रॉ वाटर का। जो हमने एक सैंपल लिया उस मतलब कहीं से भी जो वाटर आपको टेस्ट करना है वो आप वाटर लेकर आए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे किया कि आपने यहाँ पे एक 3 टेस्ट ट्यूब ली, 3 टेस्ट ट्यूब लिए आपने। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने टेस्ट ट्यूब ली इसमें क्या किया आपने, 9 ml इस ट्यूब में 9 ml तो डिस्टिल्ड वाटर लिया और 1 ml इस रॉ वाटर का इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 10 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपने 9 ml ये लिया और 1 ml इस रॉ वाटर का लेकर आए डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका डाइल्यूशन कितना है, 1 ml का इसमें डाइल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेकंड ट्यूब में भी हमने ऐसे ही किया है। 9 ml हमने क्या लिया है, डिस्टिल्ड वाटर, और 1 ml भी क्या लिया इसमें, फिर से हमने रॉ वाटर यहाँ से लेकर रॉ वाटर कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। फिर हम क्या किए इसमें, फिर हम एक और टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी 9 ml डिस्टिल्ड वाटर, उसमें 1 ml, तीनों में हमने क्या कर दिया, 1 ml रॉ वाटर डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनके डाइल्यूशन को चेंज कर लेते हैं। इसका डाइल्यूशन होता है 1 ml, इसका होता है 0.1 ml, इसका होता है 0.01 ml डाइल्यूशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देखिए डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं कि कितने हमारे वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में कितना क्या है, हमारा रॉ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं कि 5 टेस्ट ट्यूब हमारी लेते हैं 10 ml की। ठीक है, ये हमारी एक 10 ml की मतलब ट्यूब है। तो हमने 5 टेस्ट ट्यूब कितने के लिए ली, 10 ml के लिए ली, और 5 टेस्ट ट्यूब कितने के लिए ली, 1 ml के लिए ली। मतलब इन्हीं ट्यूब से ही हम लोग एक 10 ml की 5 टेस्ट ट्यूब को ले लेंगे और इन्हीं में से 1 ml की 3 टेस्ट ट्यूब को बना लेंगे, 5 टेस्ट ट्यूब को बना लेंगे, और 0.01 ml की भी 5 टेस्ट ट्यूब को हम लोग बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और फिर हम लोग क्या कर देंगे इनको, यहाँ पे हम लोग इसमें लैक्टोज ब्रोथ इसमें ऐड कर देते हैं। लैक्टोज ब्रोथ का क्या मतलब होता है कि ये एक तरीके से फूड होता है किनका, ग्रो होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक
ठीक है फ्रेंड। तो माइक्रो और इनके लिए जो अच्छा कंडीशन का जो टेम्परेचर चाहिए इनके लिए, एफिशिएंट टेम्परेचर जो उनके लिए होता है वो होता है हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 48 आवर के लिए उनको क्या कर देते हैं, इनक्यूबेट करते हैं, मीन्स उनको ऐसे चैम्बर में रख देते हैं और उनको क्या दे देते हैं, लैक्टोस ब्रोथ दे देते हैं। उनको खाना दे दिया, खाना देने के बाद उनको अच्छे टेम्परेचर में और अच्छे समय के लिए डाल दिया, ठीक है। तो अब हम फिर क्या देखेंगे इसमें, मतलब उनको अच्छी वर्क, उनको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी कंडीशन ग्रो होने के लिए हमने उनको दे दी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इफ द, इसमें क्या लिखा है कि इफ द गैस इज फॉर्म्ड देन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म और पैथोजेंस। मीन्स फिर हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में, जो कि हमारी जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, अगर इस टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे बबल आ गए हैं, छोटे छोटे, जैसे वाटर प्रोजेक्ट है, वाटर में अगर छोटे छोटे गैस के बबल आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें पैथोजेंस या कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये अभी तो हमने प्रिजेंटिव टेस्ट किया कि ये पता करने के लिए क्या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो अभी भी अब हम ये देखेंगे कि उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि कितने हमारे उसमें प्रेजेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करते हैं, हाँ आई फ्रेंड, हम देखते हैं कि हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो हमने पीछे जो हमने प्रिजेंटिव टेस्ट किया था उसमें तो ये पता लगाते हैं कि हमारा उसमें प्रेजेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हम उसमें ये देखते हैं कि मतलब मे भी प्रेजेंट हो सकता है कि और भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रेजेंट हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी एयर बबल आ सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कंफर्मेटरी की मतलब वो है ही कि नहीं, कंफर्म करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वही टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सेम टेस्ट ट्यूब, यहां भी क्या कर लेते हैं, सेम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। फिर उसमें कैसा डालते हैं, ग्रीन बाइल ब्रोथ। उसमें कौन सा ब्रोथ डाला था, लैक्टोज ब्रोथ डाला था, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इनक्यूबेट कर देते हैं, कितने के लिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड 24 to 48 आवर के लिए। इसमें भी रख देते हैं, उसमें लैक्टोज ब्रोथ यूज किया था, इसमें ग्रीन बाइल ब्रोथ यूज किया है। तो फिर हम क्या देखेंगे, इफ CO2 प्रेजेंट, अगर फिर देखते हैं उसमें CO2 के बबल आ रहे हैं, मीन्स टेस्ट ट्यूब में जैसे CO2 के बबल आ रहे हैं, ये क्या है, CO2 बबल, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, हमारा टेस्ट क्या है, इट इज कंफर्म है क्या, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या पता चल जाएगा हमको कि पक्का हो गया कि अब है। अब हम देखेंगे कि कंप्लीटेड टेस्ट में क्या होता है। कंप्लीटेड टेस्ट में क्या होता है कि पक्का प्रेजेंट, मतलब सॉरी, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, अब ये पता करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा डन होता है MPL डन फॉर 100 ml ऑफ बॉटल, 100 ml के लिए हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने देखिए, हमने ये क्या लिए हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब लिए हैं कि ये हमारी 10 ml की टेस्ट ट्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी 1 ml की है, और ये हमारी 0.1 ml की है। तो अब हम देखिए हमने टेस्ट ट्यूब कितनी ली। तो हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ली है 5 टेस्ट ट्यूब 10 ml की ली है, 1 ml की कितनी ली है, 5 टेस्ट ट्यूब, 0.1 ml की 5 टेस्ट ट्यूब। अब अच्छा ये देखिए उसमें पॉजिटिव कितने हैं आए हैं, जैसे सपोज दैट आपने शुरुआत में ली थी तो आपके उसमें 2 रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, 1 ml में एक भी प्रेजेंट नहीं था और 0.1 ml में एक पॉजिटिव आया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द MPN फ्रॉम द टेबल। फिर क्या होती है, इसकी एक टेबल होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं अगर जब इससे रिलेटेड जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको उस फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द MPL टेबल, द MPL वैल्यू ऑफ द टेबल। फिर यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि इस वैल्यू के हिसाब से कितना उसमें MPN प्रेजेंट हो सकता है। अगर देखिए आपको अगर ज्यादा कम के लिए कम के लिए निकालना, जैसे लिखा था MPN फॉर 1 ml, 0.1 ml और 0.01 ml के लिए भी फाइंड करना है। तो अगर आपके पास MPN 10 ml, 1 ml, 0.1 ml के लिए है और आपको MPL इनके लिए फाइंड करना है, मीन अच्छे से देख लीजिए इसको, ये 1 ml, 0.1 ml, 0.0 ml, यहाँ पे 10 ml, 1 ml, 0.1 ml। तो जो इसकी वैल्यू आई है, अगर हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल जाती है, 1 ml, 0.1 ml और 0.1 MPN, इन सैंपल के लिए MPN की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब हम देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स क्या है। कॉलीफॉर्म इंडेक्स में क्या है कि ये हमारा क्या करता है,
ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है इट इज डिफाइंड एट द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ सैंपल इन ml इन ml इन विच विल बी द गिव्स द पॉजिटिव कॉलिफॉर्म टेस्ट। ये कुछ नहीं करता है कि हमारा जो सैंपल है हमने जो लिया है, जो वैल्यूज है हमारा, इसको उसका एक इंडेक्स बना हुआ है, उसी इंडेक्स के हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू को पॉजिटिव कॉलिफॉर्म्स जो है हमारी, वहां से वैल्यू जो पता चली है उसी के हिसाब से हम उस इंडेक्स से पता कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो हमारे अच्छी से मतलब ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे नहीं होते हैं, खराब होते हैं ज़्यादा देखने में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया में एक हमारा क्या होता है, हमारा आयरन बैक्टीरिया, एक होता है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो आयरन बैक्टीरिया में क्या होता है हमारा, ये हमारा पिटिंग करा देता है। पिटिंग मतलब होता है लोकलाइज्ड कोरोजन होता है। जो आयरन बैक्टीरिया क्या होता है, कोरोजन भी हो जाता है बैक्टीरिया के कारण ही, उसमें मेनली जैसे पाइपलाइन होती है तो उसमें लोकलाइज्ड जो कोरोजन हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस इन पाइप। ठीक है फ्रेंड। हमारा सल्फर बैक्टीरिया से क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो भी हमारे के लिए क्या, ये हमारा क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव ऑफ कंक्रीट मीन जो एसिड होती है, जो सल्फर यहाँ से प्रेजेंट होती है, वो हम जब बीएमसी, जो हमारा बीएमसी का पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि हमारा सल्फर अटैक होता है। तो हमारा सल्फर अटैक इसी की वजह से होने लगता है कि वो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे डिटोरिएट कर देते हैं हमारे कॉन्क्रीट को। ठीक है फ्रेंड। अब फिर हम देखते हैं कि हमारा वाटन बॉर्न डिजीज क्या होती है। वाटन बॉर्न डिजीज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ठीक है, इसमें देखते हैं कि हमारा क्या है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज हो रही है हमारी, टाइफाइड हो रही है, टाइफाइड फीवर आता है, कॉलेरा है, और क्या है, डिसेंट्री हो जाती है। वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है हमारी, जॉन्डिस हो जाता है और पोलियो हो जाता है। प्रोटोजोआ से क्या हो जाता है हमको, अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। और हेलमिंथीस से क्या हो जाता है, फीता कृमि से वॉर्म्स होता है, ये उसी से हो जाता है हमको थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा आपको जी मतलाना, उल्टी सा फील होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वॉमिटिंग होने लगती। अब हम देखते हैं कि डिसइंफेक्शन पढ़ते हैं आगे। डिसइंफेक्शन क्या है एक्चुअली में देखते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या है, कि प्रोसेस है हमारा क्या करने के लिए, जो हार्मफुल और जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको किल करना है, खत्म करना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली क्या लिखा है कि डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बॉटर बाय फिजिकली और केमिकली। फिजिकली भी कर सकते हैं और बाय केमिकली भी प्रोसेस होते हैं, दोनों टाइप के प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग बॉइलिंग करते हैं और यूवी रेज होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ हमारा केमिकल होता है। तो केमिकल में हमारा किस टाइप से देखते हैं कि केमिकल में हमारे 3 टाइप के होते हैं, एसिड और एल्कलाई से भी हम लोग कर सकते हैं, और मेटेलिक आयन होते हैं हमारे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो 3 टाइप हमारे किसमें, 3 प्रोसेस मेथड्स किसमें है हमारे यहाँ पे केमिकल में है, एसिड, एल्कलाई मेथड, और मेटेलिक आयन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिजिकल मेथड में क्या है हमारे, बॉइलिंग एंड यूवी रेज। बॉइलिंग एंड यूवी रेज से तो आप जानते हैं, आपने घरों में अपने वाटर को क्या करने के लिए, क्या उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्या करते हैं, आप बॉईल कर लेते हैं, तो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया किल हो जाते हैं उससे। ठीक है, यूवी रेस तो मतलब एक यूवी रेस प्रोड्यूस की जाती हैं, फिर उससे वाटर को मतलब पास कराया जाता है। तो वो क्या बताता है हमारा, एक्चुअली में ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कॉस्टलियर प्रोसेस होता है, तो जनरली इसको फॉलो नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे हमारा उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारी जगहों को या हमारी बसों को, रेलगाड़ियों को जो भी था, तो हमने यूवी रेस का यूवी ब्लास्टर आता है, यूवी ब्लास्टर के जरिए हमने डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की थी, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसे इसमें हाईली ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है, इसलिए हम इसको जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर में। तो सबसे अब हम देखते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल में क्या होता है। केमिकल हमारे जो मेथड्स होते हैं, तो देखते हैं हम लोग एसिड और एल्कलाई। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइज इन एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम एनवायरनमेंट। देखिए, अगर बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा 2-3 के आसपास का पीएच वैल्यू, तो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे विनेगर रहता है या कोई भी चीज खट्टी चीज रहती है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं। ठीक है, और फिर आपने देखा होगा जैसे आपका घरों में अचार डाला जाता है, वो भी हमारे पिकल्स जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा एसिड मीडियम रहता है, इसलिए नहीं प्रेजेंट। और एल्कलाइन मीडियम रहेगा तो भी नहीं आपके वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली नॉट अडॉप्ट फॉर, क्या लिखा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जनरली ये अडॉप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें ये दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इट्स लीड द कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन हो जाता है। कोरोजन मतलब क्या होगा, अगर हमारा एसिड प्रोड्यूस, अगर वो हम एसिड यूज करेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी इक्विपमेंट है उनमें कोरोजन होने लगेगा, और जो हमारा एल्कलाइन है वो हमारा उससे क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, तो इंक्रस्टेशन होने लगेगा, मीन्स दीवारों पर ऐसी परतें जम जाएंगी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा पानी की परतें थोड़ा सा पाइप में जम जाती हैं, वो एल्कलाइंस की वजह से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरली लाइम इज यूज फॉर अगर हम इसमें यूज भी करते हैं तो हम लोग एल्कलाइन में लाइम यूज करते हैं जनरली डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या है। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है हमारा ओजोन। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन में सबसे पहले क्या होता है, ओजोन में हमारे हम जैसे हमने बताया O3 से पार्ट टूटता है कि O1, O2 और O, जो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। ये हाईली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिएक्ट कर जाती है और उनको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन का यूज करते हैं, और फिर यूज करते हैं आयोडीन एंड ब्रोमीन का। आयोडीन ब्रोमाइन क्या होता है, इट इज वेरी कॉस्टलियर, सो दैट फॉर मतलब इनका यूज क्योंकि आयोडीन भी क्या है हमारा बहुत ही ज्यादा क्या ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है, कि मतलब बहुत ही ज्यादा इसका जो हमारी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, तो इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या होता है कि ये किसी भी चीज से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो आयोडीन ब्रोमीन भी क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, और किसी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसके लिए तुरंत रिएक्ट कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट विद KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लेस पावर आउट ऑफ, मतलब ऑफ द ऑल डिसइंफेक्टेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमारी सबसे कम पावर होती है KMnO4 की। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट, अगर कहीं भी हल्का फुल्का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम KMnO4 का यूज कर लेते हैं, बाकी हम लोग यूज ज्यादा मतलब जनरली नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्लोरीन का यूज कर लेते हैं, और वो भी एक हमारा है, और हमारा क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का यूज जनरल पर्पस में ज्यादा किया जाता है। KMnO4 में क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, लेस पॉल्यूटेड का मीन्स होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम प्रेजेंट है, इसलिए, और इसकी पावर भी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। इट्स रिमूव द बोथ ऑर्गेनिक, इसका एक फायदा ये होता है कि हमारे दो टाइप से, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी जो भी हमारा प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों से रिएक्ट करता है, तो क्या कर देता है, दोनों को खत्म कर देता है, प्रिसिपिटेट बना देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिसिपिटेट बना के क्या कर देता है, खत्म, नीचे बैठ जाता है, तो वो साफ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा लेक्चर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पूछें, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।